सभी को गुरु पूर्णिमा पे प्रणाम। नमस्कार आप लोगों को। नमस्ते आवाज सर। मिल रही है? नमस्ते सर। नमस्ते। प्रणाम नमस्कार गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। नमस्कार की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रणाम आप गुरुजी। लोगों को प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी आप हमें ना अपने हाथ खोल के ब्लेसिंग दीजिए ताकि हम अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सके। हाँ, थैंक यू गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। क्या हाल चाल है? हम लोगों का अच्छा सौभाग्य है ना कि आज गुरु पूर्णिमा हाँ है और गुरुजी, आज बहुत अच्छे दिन क्लास है गुरुजी। कुछ हम सीख आपसे भी रहे मिलने हैं। नहीं आ पाए, पर कम से कम इस बहाने मिलना हो रहा है। हाँ चलिए ये अच्छा है। तो और राकेश मोहन शर्मा जी क्या हाल चाल है? आपका आशीर्वाद है गुरुजी, आपका आशीर्वाद है। आज गुरु पूर्णिमा पे मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए सौभाग्य है। बहुत अच्छा चल रहा है। तो आशा जी आपका कैसा चल रहा है उधर, आपका एस्ट्रो टॉक में? गुरुजी अच्छा चल रहा है। अभी स्टार्टिंग ही हुई है गुरुजी, इसी मंथ में ही ज्वाइन किया है मैंने। अच्छा। उनकी तरफ से ही कॉल आया था। मैंने जनवरी में किया था, पर क्या मैंने 2 बार अप्लाई कर दिया था। हाँ हाँ। जब आपने बताया था उसके 5-6 दिन पहले मैंने अप्लाई किया था। फिर जब आपका हुआ तो मैंने दोबारा से कर दिया, तो वो रिजेक्शन आ गया था उस वक्त में। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद में अभी उन्हीं लोगों का कॉल आया, और एक 15-17 मिनट का इंटरव्यू लिया था उन्होंने, और फिर उसमें उन्होंने बोल दिया कि आप आ जाइए। अभी ठीक चल रहा है। उनके क्या बहुत सारे पैरामीटर है गुरुजी। तो वो टेक्निकली क्या है कि मैं भी इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, तो धीरे धीरे होगा, पर कर लेंगे 2-3 महीने में। अच्छा। हाँ उम्मीद यही रखते हैं, क्योंकि अभी एक जो भी है एक तो अपना प्रैक्टिस होगा ही, ठीक है। जी हाँ। दूसरा हमारा यही कहना होगा कि उस पे जो है एक कंसल्टेंट की भांति काम करें, ज्योतिष की भांति नहीं, ठीक है। जी तो उससे क्या होगा कि मिनट्स ज्यादा हो जाएंगे, तो पैसे ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है ना। तो वहां पे हमको हमेशा इस बात का ध्यान रखना ही होता है। और वहां अगर उसके पत्रिका में कोई निगेटिव पॉइंट है भी, अगर उसको ज्यादा उजागर करेंगे, एक तो लोग सुनना पसंद नहीं करता, सब अपनी बड़ाई और अच्छाई सुनना पसंद करता, ठीक है। जी हाँ गुरुजी, बिल्कुल ये चीज तो है। मतलब आप सिर्फ एक्चुअल में देखा जाए तो वो जो सुनना चाहते हैं आप वही बोलिए। हाँ वही ठीक है। और गुरुजी 2 मिनट और 5 मिनट में आप कितना देखेंगे पत्रिका? कोई मतलब मैगी 2 मिनट वाला तो काम नहीं है कि आप किसी भी चीज को एकदम से देखकर और बोल देंगे कोई भी चीज। मैंने 2 मिनट में उसको ऐसा जरूर बोल दीजिए ताकि वो दोबारा आए, ठीक है। हाँ, बस वही वाली चीज है कि उसको कुछ भी पॉजिटिव इस तरह का आंसर देना है कि वो वापस से आए। हाँ, बढ़िया है लोग।
अच्छा हम है। तो यही अभी चाहेंगे हम गुरुजी आपका एक प्लेटफॉर्म चालू हो जिसमें आपके स्टूडेंट्स आए हम सब। ना अभी तत्काल तो है नहीं, अभी कोई इच्छा नहीं है। इच्छा है कि ये एजुकेशन वाला पार्ट और बड़ा करें, ये इच्छा है। हाँ ठीक है। हाँ। कि जो 20 स्टूडेंट लेते हैं ना, उसको ज्यादा 50-60 लोग आए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना अधिक से अधिक लोग सीख सकते हैं। जैसे कि नीतू ने काम शुरू किया अभी वहाँ आपके यहाँ इंदौर में, जैन से इंदौर अच्छा। नजदीक है। हाँ हाँ। तो अच्छा लगा कि अब वो ज्योतिष का पढ़ाएगी भी, ठीक है ना। अच्छा, तो उन्होंने अपना पर्सनल शुरू किया है। हाँ, तो उससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जब पढ़ाने लगेंगे, तो हम चाहते हैं कि हम जैसा पढ़ाते हैं ना वैसा ही वो नीतू अलग से पढ़ाएगी नहीं, कुछ जो हमने जी पढ़ाया हाँ, वही पढ़ाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। उससे क्या होगा कि ये जो गलत तरीके का ज्योतिष है ना, इसका जो है सो थोड़ा सा बहाव कम होगा। फिर अपने आप जो है सो ज्योतिष के क्वालिटी निकल करके आएगी। तो वहां पे वो दोनों चीज यदि हो जाए ना, तब तो हम किसी के साथ काम कर लें, प्लेटफॉर्म पे सहयोग कर लें। हम्म। चलो पैसा भी आ रहा है लेकिन ईमानदारी से ज्योतिष हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी जितने भी ये, आज एक लड़का अभी थोड़ा पहले फोन किया था, वो इंस्टा स्ट्रो भी है, उस पे काम करता है। सब कहीं ना कहीं लग गया है। तो बेरोजगारी नहीं, बेरोजगारी में ये ज्योतिष सबको रोजगार दे रहा है, ठीक है ना। ये बात है। और आपके लिए ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म एस्ट्रोटॉक पे सबसे ज्यादा कॉल है। थोड़ा सा टेक्निकली समझ लीजिएगा तो 3-4 महीने में आ, अच्छा पैसा बनेगा, कहते हैं हम्म। लोग। क्योंकि हमारा एक लड़का है, उसका अब 29 रुपया मिनट में वो अपना करवा लिया है, ठीक है ना। 12 रुपए से शुरू किया था, 29 रुपये पे पहुंच गया था। अब वो लगभग 1.5-2 लाख रुपया कर लेता हाँ हाँ हाँ। है। लेकिन वो लगा रहता है, वो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे तक लगा रहता है। वो और कोई काम करता नहीं है। वर्क फ्रॉम होम है, इससे अच्छा कुछ नहीं है उसके लिए, ठीक है ना। वो अपना लैपटॉप खोल के बैठा रहता है और अब गुरुजी उन्होंने जैसे मुझसे भी 8 घंटे के लिए कहा था, तो मैंने यही कहा कि मैं 6 आवर्स तक का तो कमिटमेंट देती हूँ आपको। 6 आवर्स से ऊपर मैं जो भी दे पाऊं, पर मैं उसके लिए आपको कमिटमेंट नहीं दूंगी कि मैं इतने आवर्स कर लूंगी। क्योंकि मुश्किल होता है गुरुजी, कोई दिन तो निकाल लेते हैं आप बहुत टाइम, कोई दिन नहीं निकल पाता टाइम। बिल्कुल सही बात है, सबके लिए संभव नहीं है। चलिए, तो मधु जी आज आई नहीं है, तो उनके पत्रिका का डिस्कशन कैसे किया जाएगा। और आज हम लोगों को पत्रिका पर ही डिस्कशन करना है। और आज लगता है गुरु पूर्णिमा में लोग व्यस्त भी हैं, तो हम लोग भी थोड़ा बहुत डिस्कशन ही करें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि पत्रिका को बहुत बारीकी से देखने के लिए आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो किसी की भी पत्रिका बताइए, मैं लगा दूं, फिर उसके ऊपर चर्चा किया जाए। हम लगाएं गुरुजी। हाँ बोलिए। मेल मेल है 7 दिसंबर 2001, शहाड महाराष्ट्र। टाइम बताइए ना। रात के 12:39। आप बताइए महाराष्ट्र में कहाँ। शहाड, SHAHAD। इसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है, जिला कौन सा पड़ेगा निरुपमा जी। थाने थाने डिस्ट्रिक्ट। जी, यही है।
आप लोगों को ये वाला पत्रिका दिखाई दे रहा है? ये जन्म कुंडली के आधार पे हो गया, ये कारकांश हो गया, इसको देखने की जरूरत नहीं है, इसको भी देखने की जरूरत नहीं है। ये पद कुंडली है और ये उपपद कुंडली, ठीक है। आत्म कारक वगैरह यहाँ आपको लिखा मिल जाएगा, बुध है तो हम बुद्ध से अलग बात समझने का, चलिए कारकान से ही समझेंगे, वो ज्यादा अच्छा है। आत्म कारक को लग्न बना करके भी समझे तो आप लोग, ये आत्म कारक बुद्ध यहाँ है, इसको लग्न बना करके समझे, तो बताने का प्रयास कीजिए आप लोग। क्योंकि क्या है कि सबसे पहले आचार विचार, व्यक्तित्व, रंग रूप, ये सब हम यदि समझ लेते हैं तो फिर और भी बातें समझ में आएगी, ठीक है ना। तो ये सब चीज हम लोगों को समझना जरूरी है। बताइए आशा भगत जी, कुछ तो बताना प्रारंभ कीजिए। गुरुजी कारकांश लग्न जो है मकर राशि का है, तो मकर राशि के लिए गुरुजी कारकांश लग्न में अपन ने पढ़ा था कि हम गुरुजी हम एक बतावें आप लोगों को कि हम जो है ना बैठे रहेंगे पत्रिका लेकर के, जब तक आप लोग फ्रीक्वेंटली बोलना नहीं शुरू करें, ठीक है ना। जैसे आत्मकारक का। हाँ आप लोग एक मिनट रुक जाइए। जैसे आप लोग पराश्री में देखते हो ना, बोलना शुरू कर दे तो लग्न है, लग्नेश है, चंद्रमा है, ठीक है। वैसे आप लोगों को हर बदला कुछ नहीं है, बदला सिर्फ चर और स्थिर कारक है, जिसको कि ज्यादा हम लोग बोलने के क्रम में बोलेंगे कारक, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ शनि है, तो शनि की किसका कारक हो गया है? मातृकारक हो गया। मातृकार। तो अब यदि हमारा कारकांश लग्न शनि का है और शनि पंचम में बैठा है और वो मातृकारक ग्रह है, तो जातक अपने स्वभाव से सरल होगा, निश्चल होगा, ये मातृकारक का प्रभाव होगा, ठीक है ना। और अपना अधिक से अधिक समय ज्ञान विज्ञान में खर्च करने का प्रयास करें। अगर हमको ये देखना है कि पहले आत्मकारक बुध है, बृहस्पति के शुक्र और सूर्य के साथ है, तो सूर्य अमात्य कारक है और शुक्र जो है सो हमारा पितृकारक है। पितृ कारक है। तो उससे हम लोग क्या समझ जाएंगे कि, एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा सा और नीचे कर। तो हम ये कह सकते हैं कि जातक अमात्य कारक का मतलब क्या होता है? अमात्य अमात्य कारक कारक से मतलब क्या समझते हो? वो उसके जो भी कार्य करेगा वो अमात्य कारक से रिलेटेड उसका काम होगा। हाँ, तो यदि हमारा आत्म कारक अमात्य कारक के साथ हो और साथ में हमारा सूर्य अमात्य कारक हो गया और शुक्र पितृ कारक हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि अपने जीवन में कार्य के क्षेत्र में
आगे जाएगा, क्योंकि आत्मकारक के साथ है, चतुर्थ स्थान में ही भी है, ज्यादा दूर नहीं गया। और कारकांश लग्न में आत्मकारक, अमात्य कारक और पितृकारक, ये तीनों एकादश स्थान में स्थित है। इसीलिए पिता का अच्छा सहयोग मिलेगा और पिता के सहयोग से अच्छा एजुकेशन भी प्राप्त करेंगे और हम अपने जीवन में तरक्की की ओर रहेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक तो हम कह ही सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को बोलना है, ठीक है ना। आत्मकारक कारकांश के बाद हम फिर पद लग्न के विषय में चारों लग्नों से कुछ न कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। तो पद लग्न से हमेशा क्या होता है कि पद लग्न से दूसरा और 11वां धन की बात करता है, तो हम इसको धन के हिसाब से कुछ समझा सकते हैं कि पद लग्न भी सिंह राशि का है, अर्थात पद लग्न और लग्न में कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। और प्रथम पद चतुर्थ स्थान में है और द्वितीय स्थान में 5वां का पद, 6ठा का पद और 12वां का पद बैठा हुआ। तो दूसरे स्थान में पंचम का पद का होना अच्छा, 6ठे और 12वें के पद का होना अच्छा नहीं, और एकादश स्थान में भी 8वें का पद है, इसीलिए अच्छा नहीं। तो जातक को अपने जीवन में फाइनेंस के लिए पैसा होने के बावजूद, क्यों, इसको आगे बताएंगे। होने के बावजूद पैसे को ये जैसे ही निकालेंगे वो पैसा इनका खर्च हो जाएगा और हमेशा आय से अधिक व्यय की संभावना बनी रहेगी, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ तक छठा बोल पद भी है लेते तो अपन ये हैं। भी बोलेंगे कि मतलब कर्जा भी बन सकता है। हम आगे बात जो भी आप बोले वो बोलते रहे, उसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद क्या होता है कि देखिए, हर भाव में एक मुख्य रूप से हम भाव को यदि जानते हैं, जैसे दूसरे भाव से धन की बात, तीसरे भाव से बल की बात, चौथे भाव से सुख की बात, 5वें भाव से सुख की बात, ये वहां भी होता है और यहाँ भी होता है। यहाँ अंतर नहीं है। यहाँ हम ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ लेंगे, पंचम पद पढ़ लेंगे, समझ गए ना। ये हम लोग पढ़ेंगे, पंचम पद पढ़ लेंगे और अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है हमको। अगर पंचम के लिए पढ़ना है तो बाकी पंचम भाव पढ़ेंगे ही, कारकांश से पंचम पढ़ेंगे ही, पंचम पद पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे कि हम लोग कहते हैं कि अगर पंचमेश पंचम में हो, पंचम को देख रहा हो, पंचम में शुभ ग्रह बैठा हो, पंचम में उच्च का कोई ग्रह बैठा हो, तो पंचम अच्छा है। अब यहाँ हम लोगों को अच्छा बोलने के लिए पंचम का फल बहुत अच्छा होगा, उसके लिए देखना है कि पंचम से अर्गला बन रहा है कि नहीं, और अर्गला बाधक तो कोई नहीं है। तो यदि अर्गला बन रहा है, जिस भी राशि से अर्गला निर्मित हो रहा हो, वो राशि जिस भाव में स्थित हो, उसका बरकत होगा, उसका प्रोग्रेस होगा, ये हमेशा मान करके चलिए। तो हमको अब अगर बोलना है तो प्रथम भाव में से चतुर्थ में ग्रह सूर्य, शुक्र और बुध है। तो क्या प्रथम भाव, हम अभी लगन ले रहे हैं, लगन को आप लोग देखिएगा, तो क्या चतुर्थ भाव से अर्गला बनता है? आशा भगत जी बताइए, कौन कौन से भाव से अर्गला बनता है? अर्गला द्वितीय भाव से और पंचम से, दीप्ति। द्वितीय, चतुर्थ, पंचम। अर्गला गुरुजी दूसरे भाव से बनता है, चौथे भाव से बनता है, 5वें भाव से बनता है, 11वें भाव से बनता है, और विशेष अर्गला अगर तीसरे भाव में 3 अशुभ ग्रह या 3 से अधिक अशुभ ग्रह है तो वो अर्गला भी बनाते हैं। तो पहले दूसरे भाव का प्रतिरोधक या बाधक कहाँ से बनता है? दूसरे का बाधक 12वां होता है, चौथे का 7वां, 5वें का 9वां, 11वें का 3रा। तो इसमें हम देख क्या गुरुजी पा रहे चौथे हैं? का 10वां होता है, 7वां नहीं होता। हाँ 7वां नहीं, सॉरी 10वां, ठीक। इसमें गुरुजी चौथे में भी तो अर्गला बन रही है, क्योंकि चौथे में 3 ग्रह है। पहले लग्न से चौथे में अर्गला बन रही है क्योंकि 3 ग्रह हैं और बाधक में सिर्फ एक ही ग्रह है।
आत्मा कारक को देखेंगे, कारकांश को देखेंगे। अब हम क्या बोल सकते हैं लग्न के विषय में, अच्छा क्या बोल सकते हैं, क्योंकि लग्न से चतुर्थ में अर्गला बना है और अर्गला बाधक में एक ही ग्रह है, इसका मतलब अर्गला हमारा बना रहेगा। तो हम लग्न के विषय में अच्छा क्या बोल सकते हैं? गुरुजी चौथे भाव से अर्गला बनने में तो बताया था कि माता को सुख या माता से सुख और भूमि भवन वाहन आदि का लाभ बताया था। लग्न से चतुर्थ से अगर अर्गला बनती है तो ठीक है, तो हम लग्न से चतुर्थ से अर्गला देख लिए, यही तीनों ग्रह क्या अब एकादश स्थान में भी अर्गला बन रहा है, गुरु राहु है, जी, तो उससे क्या बोलेंगे आप? इससे अनेक तरह से लाभ मिलना, पदोन्नति मिलना, पुरस्कार की प्राप्ति होना, इस तरह की बात बताई थी। और गुरु है भ्रातृ कारक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि बड़े भाई से भी सहयोग मिलेगा, उससे भी फायदा होगा। एकादश भाव है हाँ क्योंकि बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। सर यहाँ पे राहु जो है वो प्रतिबंधक होगा, क्योंकि वो उल्टा जैसे आपने बताया था नियम, तो वो एकादश में है, तो अगर तीसरे भाव में कोई ग्रह होता, राहु प्रतिबंधक का काम तो तब करता है जब सिर्फ प्रतिबंधक कैसे होगा जब तक कोई अर्गला ही नहीं बनाएगा। तो राहु और अब केतु के देखिए, विपरीत एक अर्गला एक थी। चतुर्थ स्थान से अर्गला के लिए जो लिखा गया है वो लिखा गया है, चतुर्थे सार्गले गेह पशु बंधु कुलय युतः, पंचमे पुत्र पौत्रादि संजितो बुद्धिमान नरः। चतुर्थ भाव अर्गला युक्त होने से मनुष्य के घर में चतुष्पद पशु वाहन और बंधु बांधवों का सुख पाने वाला होता है। तो यहाँ चतुष्पद में हम अब हाथी घोड़ा नहीं मानेंगे, यहाँ चतुष्पद में हम वाहन की बात होगी और सुख संपत्ति की भी बात हो सकती है, अर्थात हम अपने जीवन में भूमि भवन वाहन आदि का हमें सुख प्राप्त होगा और मनुष्य के बंधु बांधव भी होंगे। यहाँ से हम इस तरह की बात कर लेते हैं, बंधु बांधव को द्वितीय के साथ साथ हम चतुर्थ से भी समझते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मेरा सुख स्थान है। उसी तरह कहता है पंचम भाव की अर्गला से जातक को पुत्र पौत्रादि का सुख पाने वाला बुद्धिमान और विद्वान होता है। अर्थात लग्न से जिस भाव में अर्गला होगा उस भाव का फल लग्न को प्राप्त हो जाएगा। द्वितीय से जिस भाव में अर्गला बना होगा उस अर्गला का फल द्वितीय को प्राप्त हो जाएगा। तृतीय भाव से जिस भाव में अर्गला बना हुआ है उस भाव का फल तृतीय भाव को प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोगों को ये सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको रिजल्ट को समझने के लिए, कि आप अर्गला को समझें। बिना अर्गला को समझे यदि रिजल्ट को समझने का प्रयास करते हैं तो आपके लिए वो बहुत अच्छा नहीं है। अब आप लोग चाहें तो एक दो लाइन लिख भी सकते हैं, आप लोग लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिए। लग्न लग्न पद से द्वितीय चतुर्थ पंचम एकादश भाव में स्थित ग्रह लग्न की अर्गला बनाते हैं, तो अर्गला युक्त लग्न जातक को भाग्यशाली और यशस्वी बनाता है। गुरुजी थोड़ा हम धीरे यदि से कुछ बोलें। नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अर्गला बना हुआ है, ये आप लोग देख रहे हैं कि लग्न से चतुर्थ में एकादश में भी है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जातक यशस्वी होगा, भाग्यशाली होगा, जीवन में आगे बढ़ने वाला होगा, ये सब नॉर्मल बोल सकते हैं कि लग्न से सेहत अच्छा रहेगा, ये भी बोल सकते हैं। अब धन भाव से अर्गला, तो धन भाव से तृतीय पंचम षष्ठ स्थान या द्वादश स्थान में स्थित ग्रह अर्गला होते हैं। द्वितीय पर भाव से यदि अर्गला बन गया, वो कहाँ बन रहा है ये मतलब नहीं है, वो बन रहा है
पहले मतलब है कि अब द्वितीय भाव से बन रहा है तो लिखेंगे द्वितीय भाव की अर्गला धन धान्य की वृद्धि कराती है। वो चतुर्थ में बन रहा है, एकादश में बन रहा है, पंचम में बन रहा है, तो उससे एक चीज स्पष्ट हो जाएगा कि हमको धन धान्य की वृद्धि होगी। अब जिस स्थान पे अर्गला बन रहा है उसका भी सुख हमें प्राप्त होगा। ठीक है। अब उसी तरह से तृतीय भाव की अर्गला जातक को साहसी, उत्साही, पराक्रमी, परिश्रमी, यशस्वी, बलशाली और भाइयों का सुख पाने वाला बनाता है। अब ये तृतीय भाव का अर्गला हो गया। चतुर्थ भाव का अर्गला तो लग्न से पंचम, सप्तम, अष्टम या तृतीय भाव में स्थित होगा तो ये चतुर्थ से अर्गला बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को कहना है चतुर्थ भाव की अर्गला क्या क्या दे सकता है? भूमि, भवन, वाहन, बंधु बांधवों का सुख, ये दे देगा। अब पंचम भाव की अर्गला अर्थात पंचम से दूसरा, पंचम से तीसरा, पंचम से चौथा, पंचम से पांचवा, जो भी आप लोग समझते हैं, पंचम से एकादवा, एकादशवां। पंचम भाव जातक को बुद्धिमान और पुत्र पौत्रादि का सुख देगा। जातक बहुत विवेकी होगा। यदि पंचम भाव से अर्गला, पंचम भाव के लिए अर्गला जो भी आप लोग समझते हैं बन जाए तो कहता है कि छठे भाव की अर्गला, तो छठे भाव की अर्गला जो है छठे भाव के ही परिणाम को विशेष रूप से देने वाला होगा। तो ऐसे में रोग ऋण शत्रु का भय देने वाला हो सकता है। इसीलिए छठे भाव की अर्गला से बहुत अच्छा मानेंगे, ये पर हमें जरूरत नहीं। इसी तरह से अब सप्तम भाव की अर्गला जातक को धनी, यशस्वी, भाग्यशाली तथा दाम्पत्य जीवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त करने वाला बनाता है। अब अष्टम भाव से यदि अर्गला बन गया है तो अष्टम भाव का फल करेगा, अनिष्ट फलों की उत्पत्ति हो सकती। अनिष्ट फलों की उत्पत्ति आप लोग ऐसे ही समझिएगा, हम तो प्रयास कर ही रहे हैं आप लोगों को, आप लोग समझ सके, हम बस इतना ही प्रयास कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? अनिष्ट फल, चोट, चपेट, दुर्घटना। अब ऐसे में यदि मंगल, शनि, सूर्य ऐसे ग्रह अर्गला बनाएंगे, राहु, तो इसका तीव्रता अधिक होगा। और यदि सौम्य ग्रह अर्गला बनाएंगे तो इसकी तीव्रता थोड़ी कम होगी। ये सब बातें यहाँ भी जानने की जरूरत है। शुभ ग्रह की अर्गला ज्यादा शुभ प्रभाव देती है, वैसे अर्गला अशुभ ग्रह का भी शुभ प्रभाव देता है, लेकिन छठे, आठवें, 12वें के लिए इसको थोड़ा सा अलग से समझ लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा। नवम भाव यदि अर्गला युक्त हो, भाग्यशाली, धनी, विद्वान, यशस्वी और श्रेष्ठ पिता का पुत्र होता है। श्रेष्ठ मतलब पिता भी बहुत मानी ज्ञानी हो सकते हैं। अगर दसम भाव से अर्गला निर्मित हो रहा हो तो जातक को राज सम्मान, उच्च अधिकार, सत्ता का सुख, नौकरी का सुख, व्यापार का सुख ये प्राप्त होगा। तो एकादश भाव से यदि अर्गला बन रहा हो
जीवन में प्रगति, वृद्धि, पुरस्कार, पदोन्नति आदि प्राप्त करता रहेगा और लगातार आय बना रहेगा। लाभ स्थान है, लगातार आय बना रहेगा। और 12वें भाव से यदि अर्गला का निर्माण हो रहा हो तो 12वें भाव अपव्यय और व्यर्थ की चिंता का भाव है। ये दो शब्दों से 12वें भाव को समझिए, चाहे आप जैमिनी में समझना चाहे या पराशरी में, दो विषयों से समझिए। अपव्यय और क्या हमने कहा आपको, व्यर्थ की चिंता। व्यर्थ की व्यर्थ की चिंता। चिंता। हाँ, व्यर्थ की चिंता देता है यदि 12वें भाव से अर्गला बने। अब आप बताइए कि आप कौन सा भाव नहीं पढ़ सकते। हम भाव को सबसे ज्यादा ताकत, अब जब रसा का प्रयोग अभी नहीं करा रहे हैं, कराएंगे आगे, चिंता मत कीजिए। हमारा कहना है कि अब हम हर भाव को अर्गला को साध करके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका मतलब है कि जिस भाव से अर्गला निर्मित नहीं है उस भाव का फल हमको कमजोर जीवन में प्राप्त होगा। इसमें समझ में आ गया। इसका मतलब है कि भाव से अर्गला का बनना जरूरी है। तो हम लोग जिस विषय को भाव, भावेश और कारक से समझते थे, वहां इस विषय को अर्गला और भाव से या आत्म कारक से या कारकांश से केंद्र, त्रिकोण आदि में कौन से कारक ग्रह स्थित हैं, उससे संबंधित रिजल्ट को यदि बता देंगे तो उस भाव से संबंधित रिजल्ट हम समझ जाएंगे। इतना हम लोगों को पता हो जाए। हमको मुजवानी समझाने का कौन प्रयास करेगा। अभी जो हमने आप लोगों को बताया है, इसको आप समझे या नहीं समझे, ये मैं नहीं समझ पाया। इसको कोई गुरुजी, समझाएगा हमको वापस से। मैंने आपको गुरुजी इसमें समझाया हमारा क्या? एक प्रश्न है कि आपने बोला कि प्रत्येक भाव से अर्गला बनाई जा सकती है। जैसे इसमें दशम भाव से अगर हम अर्गला बनाते हैं तो चतुर्थ का जो तोड़ है वो लग्न में आ जाता है और सप्तम भाव उसका दशम बन जाता है। दोनों में एक एक ग्रह हैं, तो जब हम उनकी डिग्री देखते हैं तो चंद्रमा जो है वो बली हो जाता है, तो हम ये कहेंगे सुख भाव की अर्गला अच्छी हो गई और उसका विपरीत अर्गला नहीं टूटी। लेकिन गुरुजी वो एक तरफ ज्ञाति कारक भी है, तो हम उसे फिर किस दृष्टि से देखेंगे? पहले हम अर्गला के रूप में उस भाव को पुष्ट कर देंगे जिस भाव से अर्गला बना जी। और उसके बाद ज्ञाति कारक के रूप में अगर वो जिस भाव से अर्गला बना रहा है वो पंचम है और चतुर्थ है जैसे। चतुर्थ है, तो हमारे माता के स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। ये हमको कहने की आवश्यकता हो। क्लियर हो गया? और ये जो चतुर्थ मतलब जैसे कर्म भाव से लग्न बनता है चतुर्थ और उसमें चंद्रमा है, चंद्रमा ज्ञाति कारक हो गया, उसकी विपरीत अर्गला मंगल ने तोड़ दी, लेकिन क्योंकि चंद्रमा की डिग्री ज्यादा थी तो वो शुभ अर्गला बनी रहेगी। यही हाँ, यही इसीलिए मैंने कहा कि एक तो शुभ अर्गला कौन से भाव से देख रहे हैं आप? कर्म भाव से, कर्म भाव दशम। से। दशम भाव से। तो पहले हम ये कहेंगे कि आपका कार्य क्षेत्र मजबूत होगा, ठीक है ना। जी आप जी। कार्य क्षेत्र में काम करके सुख प्राप्त करेंगे, पहले ये कहेंगे। और चूंकि दशम से चतुर्थ में हमारा ज्ञाति कारक है, तो हम यहाँ पे चतुर्थ स्थान में ज्ञाति कारक होने के कारण ये कह सकते हैं कि माता के स्वास्थ्य में परेशानी। जी ठीक है। पहले अर्गला से जो रिजल्ट है वो हम पहले दे देते हैं जिसको चाहिए। आपने दशम भाव के लिए अर्गला निकाला, तो दशम को उसका रिजल्ट चाहिए तो दे दिया रिजल्ट। आप कार्य करके सुखी होंगे ये भी कह सकते हैं।
और उसके बाद ये देख लिया कि ये आत्म कारक है, अमात्य कारक है, भ्रातृ कारक है, इससे संबंधित हम क्या आंसर देते हैं वो भी आप लोगों को सीखने की जरूरत होगी, तो उसको भी बोल लेंगे, ठीक है। गुरुजी जैसे माता के लिए अपन बोल रहे हैं, तो अपन जब लग्न को देखकर और अपन जो 4th हाउस में अर्गला बन रही है उससे अपन माता के लिए बोलेंगे। अब दशम से जो अर्गला, दशम का दशम चतुर्थ लग्न नहीं, हो रहा है। अब मैंने इसको अर्गला के रूप में नहीं लिया। पहले चंद्रमा को मैंने अर्गला के रूप में लिया जो निरुपमा जी बोल रही थी, और बाद में जो मैंने चंद्रमा को लिया वो ज्ञाति कारक के रूप में ले लिया। अब आप एक उदाहरण के लिए समझिएगा, ये षष्ठेश हो गया उदाहरण के लिए। तो षष्ठेश यदि चतुर्थ में है तो माँ बीमार होगी, पंचम में है तो पुत्र बीमार होगा, सप्तम में है तो पत्नी बीमार होगा, नवम में है तो पिता बीमार होगा, लगन में है तो हम बीमार होंगे। ऐसा हम कहते हैं कि नहीं कहते? जी। ऐसा हम पराशरी में कहते हैं ना। या षष्ठेश लगन में है तो सिर में पीड़ा होगी, षष्ठेश द्वितीय में है तो चेहरे में परेशानी होगी, षष्ठेश तृतीय में है तो कंधे और गले में परेशानी होगा, ऐसा बोलते हैं ना। यहाँ हम दो चीज बोल सकते हैं कि माता के स्वास्थ्य में परेशानी होगी, और चूंकि ये कारकांश लग्न से चतुर्थ है या जिस भी लग्न से चतुर्थ है, आपके सीने में परेशानी हो सकती है। ये दोनों बातें हम बोल सकते हैं। हमको आप लोगों से एक ही चीज का अभी तक शिकायत रह रहा है कि आप लोग इसको पिक नहीं कर पा रहे। हम तो बोल ही रहे हैं, पहले दिन से ही बोल रहे हैं, आप इसको पिक कैसे किसी भाव का वर्णन करेंगे? एक भाव का वर्णन किस किस प्रकार से करेंगे? हमने पिछले क्लास में भी यही कहा था कि हम किस तरह से दूसरे भाव का वर्णन करेंगे। हमको प्रश्न, मान लीजिए कोई ये थोड़ी बोलेगा कि हमको जेमिनी के हिसाब से दूसरा भाव देख करके जवाब दीजिए, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। लोग बोलेगा कि मेरा धन कहीं फंसा हुआ है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ये प्रश्न आ गया। अब गुरुजी जैसे आपने बताया 11 भाव की अर्गला शुभ होती है। अब हमने दशम भाव से देखा, उसको अर्गला मतलब बना के केंद्र बना के देखा तो 11वां भाव उसका धन भाव बन जाता है। वहां पर गुरु और राहु है और उसका प्रति अर्गला कोई नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि कर्म से धन की प्राप्ति होएगी। बिल्कुल कहेंगे कि आप अच्छे काम करेंगे और आपको धन का लाभ होगा, ऐसे बोलेंगे। इसीलिए तो हमने कहा कि हम आपको जो अभी बताए उससे दो चीज हम जो बताए वो ये बताए कि किसी भी भाव से अर्गला बनता है, वो किसी भी राशि से अर्गला बनता है तो वो राशि जिस भाव में है उस भाव को मजबूती प्रदान करता है, और साथ में जिस भाव में अर्गला बना है उससे संबंधित रिजल्ट भी मिलेगा। किसको मिलेगा? तो दूसरे को मिलेगा, तीसरे को मिलेगा, चौथे को मिलेगा। तो इसको कैसे तारतम्य में बिठा करके हम उसको रिजल्ट देंगे, ये हमको सीखने की जरूरत है। यहाँ समझ में आया? और हमको पहला निर्णय इन जनरल स्टडी करने के लिए कारकांश लग्न से ही विशेष रूप से देखने की जरूरत है। समझ रहे हैं? इसीलिए आज विषय को कारकांश लग्न से देखें, और पहले भाव का हर लोग ये कोशिश कीजिए अपने अपने स्तर पे, पहले भाव का हम वर्णन करेंगे, दूसरे का वर्णन करेंगे, तीसरे का भी वर्णन करेंगे, चौथे भाव का भी, सारे भावों का वर्णन करेंगे। मुख्य रिजल्ट को हम नहीं लेंगे, हमको पहले 12 भाव बांचने के लिए आना चाहिए, 12 भावों को बताने के लिए आना चाहिए। तो उस प्रकार से हम लोग कहेंगे। और 12 भाव कैसे बांचा जाएगा? आत्म कारक से अन्य ग्रह कहाँ स्थित है,
पहला होगा कि पहला, सबसे पहला, यदि आप अच्छा देखना चाहते हैं, पत्रिका को समझना चाहते हैं, तो प्रत्येक राशि से, वो राशि जिस भाव में है उस भाव से अर्गला बन रहा है या नहीं बन रहा है, और बन रहा है तो कौन कौन से भाव से अर्गला बन रहा है, ये नोट करें। और उससे से समन्वय बनाते हुए उस भाव को रिजल्ट दे दें। अब उस भाव से केंद्र में त्रिकोण में कौन कौन से कारक हैं, चर कारक जिसको कहते हैं आप लोग, आत्म कारक, अमात्य कारक, जाति कारक, जो भी है वो कहाँ पड़ा हुआ है, उससे संबंधित उस भाव का, उस भाव के ऊपर क्या प्रभाव होगा, क्या रिजल्ट होगा, वो दे दें। तीसरे नंबर पे आ जाइए कि उस भाव में, जिस भाव की बात हम कर रहे हैं, जिस भाव का वर्णन हम कर रहे हैं, उस भाव में स्थित ग्रह तथा उस भाव को देखने वाले ग्रह जो भी हैं, उसके हिसाब से उस भाव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका वर्णन कर दें। अगर हम इतना वर्णन कर देंगे तो हमको लगता है कि काफी हो गया और इससे हम ज्यादा सीख लें। आप लोग इतना वर्णन करने के लिए सीखिए। समझ में आया? आपने नोट किया है, बहुत कुछ नोट किया, हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि जब तक आपको व्याख्या नहीं आएगा तब तक रिजल्ट नहीं बना सकते। और पहले व्याख्या जब सीख लीजिएगा तब पॉइंट आउट करेंगे कि यहाँ पर इसकी शादी हुई तो क्यों हुई, अब इसको सॉल्व करो, पत्रिका से सॉल्व। तो ये सॉल्व करना है हम लोगों को। पहले व्याख्या सीखना है और सबसे पहले कारकांश लग्न को ही रवा करना, ठीक है ना। पद लग्न और उपपद लग्न में हमको जाना है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाना है, लेकिन सबसे ज्यादा कारकांश लग्न का प्रभाव जेमिनी में होगा, इसीलिए कारकांश लग्न से ही सबसे ज्यादा विषय को समझने का प्रयास करें। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो अब फिर से पत्रिका लगा दें। हरिश्चंद्रा समझ में आया? जी सर। रूबी शर्मा तुम्हारे समझ में क्या आया? गुरुजी इसकी प्रणाम गुरुजी। क्रोनोलॉजी, अच्छा रूबी समझ बताइए। में आया गुरुजी। मतलब कि अगर कोई भी जातक का पत्रिका देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग मतलब जेमिनी से अगर देखेंगे तो कारकांश कुंडली को ही देखेंगे, और वहां से अगर देखेंगे कि 2, 5, 4, 11 में अर्गला निर्माण हो रहा है कि नहीं, क्योंकि वो कुंडली जो है वो जातक का सही हम लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहा है, और जिस भाव से अर्गला बनेगा उस जातक को उस भाव से रिलेटेड परिणाम की प्राप्ति उस समय हो जाएगी। समय नहीं हो जाए उस समय नहीं, उसको मतलब जीवन, वो भाग्यशाली है गुरुजी, और वो उससे वो रिलेटेड जीवन में उससे संबंधित फल प्राप्त होता रहेगा। होता रहेगा। हाँ गुरुजी, वही बात, मतलब 2, 4, 5, 11 से अगर अर्गला बना हुआ है तो किसी भी जनरल क्वेश्चन का आंसर देना रूबी, मैं पूछता हूँ तो पराशरी के अनुसार बताओ, कोई भी भाव बलवान होता है कब? कोई भी भाव तब बलवान होता है जब उस भाव का स्वामी उसी घर में बैठा हो, या फिर वो अपने उच्च राशि में बैठा हो, या उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो, या वो पाप कर्तरी में न हो, और वो उसकी स्थिति अच्छी हो, वो 6-12 में 6-8-12 में भाव में ना हो। और कैसे होगा? और वो और क्या होगा गुरुजी? और कुछ नहीं होगा, इतने ही। बहुत हो गया। अब जेमिनी में कोई भाव बलवान है, इसको कैसे देखें? जेमिनी में अगर कोई भाव बलवान है तो सबसे पहले ये देखेंगे कि उस भाव में कौन से चर कारक बैठे हुए हैं,
उस भाव से अर्गला बना हुआ है कि नहीं, और उस भाव पर देखने वाले, दृष्टि देने वाले ग्रह कौन से हैं, और उस भाव में उच्च मतलब डिग्री वाइज जो है ना वो गुरुजी, वो जो प्लैनेट बैठे हुए हैं वो शुभ है कि अशुभ है, ये देखेंगे। कुछ तो समझ में आया है। तो ये जो बीच में 8 दिन हमने छोड़ा था, इसमें हमको लगता है कि आप लोगों ने काम नहीं किया। सबको घर में काम बहुत है, जैसे हमको भी बहुत काम है, ठीक है। हमारे बहुत कामों में क्या होता है, रोज अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज पढ़ाते हैं, तो हमारा दिमाग रोज बदलते। अच्छा, कभी कभी क्या है, अभी ज्योतिष जेमिनी पढ़ा रहे हैं, आज सुबह मान लो पराशरी पढ़ाए थे, शाम को जेमिनी पढ़ा रहे हैं, तो वो दिमाग भी बदलते रहते हैं। तो आप लोगों के भी पास बहुत काम होते हैं। आप लोग अपने अपने व्यवहार को, अब आप लोगों को होमवर्क जो देंगे ना, वो आप लोगों को ठीक रहेगा। अपने अपने व्यवहार को, अपने अपने परिवार के व्यवहार को, ठीक है ना, कैसे हैं, नहीं है, हाँ है, जेमिनी के आधार पर लिख करके भेजने का प्रयास करें। क्लियर होगा? पहले तो पहला प्रयास यही करें, एक पत्रिका हो, 2 पत्रिका हो, आप जेमिनी के आधार पर उसका कैसा रंग रूप होगा, हाइट क्या होगा, वेट क्या होगा, लिखिए। अच्छा होगा, जिद्दी होगा, क्या होगा। लग्नेश में सिंह राशि है और चंद्रमा वृष राशि में है, तो जातक बड़ा जिद्दी है। बोलते हैं ना हम लोग, जेमिनी में क्या होगा ऐसा जो जातक जिद्दी हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को ये समझ करके बोलने की जरूरत है, ठीक है। तो उसको लेकर के चलेंगे। तो अब पुनः मैं उस पत्रिका को लगा देता हूँ, और कौन बोलेगा पहले? पहले हम आप लोगों में से चर्चा कर लेते हैं। अच्छा अनुराधा जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोल लीजिए। गुरुजी, जो अभी आपने हमको समझाया उससे जो मोटा मोटी जो क्रोनोलॉजी हमारी जेमिनी ज्योतिष की निकल के आई कि सर्वप्रथम कुंडली में हमको हर भाव, पहले हर भाव को देखना है, उस प्रत्येक भाव की कहाँ अर्गला किस तरह बन रही है उसको देखना है। नंबर 3 में हम उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, उसके बाद फिर पद, उस प्रत्येक भाव का पद लग्न कहाँ है उससे देखना है, फिर हमको कारक देखना है। ये 5 चीजें हमको मोटा मोटी समझ में आई। अगर हम गलत हैं तो आप हमको बताइए ना इसके ना, बाद। बिल्कुल सही है। तो इसको जैसे इस क्रोनोलॉजी के हिसाब से हम चलें तो सबसे पहले हमें प्रत्येक भाव को देखना है, उन प्रत्येक भावों से बनने वाली अर्गला को देखना है। वो अर्गला शुभ है, उसका अर्गला जो है वो टूट रही है कि नहीं टूट रही उसको देखना है। तो उसके हिसाब से उस भाव का फल हमको कम ज्यादा मिलेगा ये पता करना है। तीसरा, फिर उस भाव का पद कौन से भाव में बैठा है, जैसे लग्न का पद अगर छठे में बैठा है तो जातक को लग्न के अनुसार छठे पद में होने की वजह से रोग, ऋण, शत्रु का भय रहेगा प्रभाव आएगा जी, ये इसका। प्रभाव। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि पद लग्न के पास वहां पे कौन सी राशि है, उस राशि के अनुसार भी प्रभाव हम लोगों को देखना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीज हमको समझ में आई। जैसे अभी निरुपमा ने बीच में थोड़ा वो उसको कंफ्यूज कर दिया हमको कि 10वें का 14, हमको ये समझ में नहीं आया कि वो 10वें पद से 4th हाउस जो लग्न में उनका चौथा बना, वो तो 10वें के हिसाब से हम चौथे का फल बताएंगे कि लग्न के हिसाब से बताएंगे, ये 10वें के हिसाब से चौथे कंफ्यूजन का हो। फल बताना है। तो 10वां मीन्स कर्म फल है, कर्म फल के हिसाब से चौथे भाव का क्या फल होगा ये समझ में हाँ, आएगा ना हमको। तो यहाँ पे उस कर्म के हिसाब से माता के विषय में, कर्म से पैसा मिलेगा तो माता को सुखी रख सकते हैं, कर्म से पैसा मिलेगा 4th भाव में भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, ऐसे हम बोलेंगे। ये करेक्ट है कि हम बिल्कुल ये ऐसे ही बोलेंगे। मैंने, अच्छा ना, जब आप लोग बोलते रहते हो तो हमको लगता है सच ही बोल रहे हो। अच्छा ना, मैं रोक नहीं हूँ, क्यों? एक तो जेमिनी बोलना नहीं आ रहा, और उसमें अगर बात बात में टोका टोकी करूंगा तो और बंद हो जाएगा बोल, ठीक है।
जी। और हम जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि इस क्लास में जितने भी लोग हैं, आज उपस्थिति कम है, उसके बाद भी सारे लोग विद्वान हैं, मुझे जहाँ तक मालूम है, ठीक है। लेकिन वो आप पकड़ नहीं रहे हैं, सब चीज समझ रहे हैं लेकिन पकड़ नहीं रहे। और हम समझा करके निकल जाए, हमारे लिए ना कोर्स 2 ही दिन का बचा हुआ है। आप लोग यकीन मानिए, मेरे लिए कोर्स 2 दिन का बचा हुआ है। एक दिन जो है गुरुजी, सो एक राशिवत कंफ्यूजन ग्रह आ गया, एक कंफ्यूजन और आ गया। इन्होंने बोला ना कि चौथे से मदर को देखेंगे, अभी मैं चौथे से कर्म का सुख देख रही थी, मतलब लग्न का सुख देख रही थी, और कि अर्गला बनी है तो इसका मतलब उनको कर्म से सुख मिलेगा। मेरे दिमाग में ये बैठ गई थी बात। और ज्ञाति कारक से मैं ये लगा रही थी कि कर्म क्षेत्र में कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर होंगी। मेरा सोचने का ढंग। आपने चूंकि दशम से सप्तम स्थान में कोई अर्गला बनता नहीं, बात समझिएगा। मैंने उस समय इस बात का ध्यान नहीं दिया था कि दशम स्थान से सप्तम स्थान में, अर्थात दशम से चतुर्थ में यदि कोई ग्रह बैठा है तो दशम से नहीं, लग्न से चतुर्थ में और दशम से सप्तम में यदि कोई ग्रह बैठा है, वो दशम से कोई अर्गला नहीं बना रहा, लग्न से अर्गला बना रहा। ठीक है, अच्छा, मतलब सिर्फ लग्न से बनाना, हर भाव से नहीं बनाना अगला। बनाना हर भाव से है, लेकिन दशम से, दशम राशि के लिए सप्तम में बैठे ग्रह अर्गला नहीं बनाएंगे। है हाँ, उसके दशम से सप्तम में बैठे ग्रह, लग्न से चतुर्थ में बैठे ग्रह अर्गला नहीं बनाएंगे। क्लियर हुआ? तो गुरु जी जो लग्न हो जाएगा, लग्न कुंडली का लग्न, वो कर्म भाव का चतुर्थ भाव आ जाएगा ना, सुख भाव आ जाएगा। एक मिनट, पहले आप इस बात को समझिए। ये दशम भाव है। मैंने नहीं पूछा आपसे कि क्या राशि है, नहीं राशि। आपने कहा यहाँ चंद्रमा है और ये ज्ञाति कारक है। नहीं गुरु जी, लग्न में चंद्रमा है। लग्न में नहीं है कि भाई, बहुत प्रश्न स्पष्ट ही नहीं है। तो चतुर्थ में चंद्रमा, अब ये जो चंद्रमा लग्न में है, ये दशम स्थान के लिए ये अर्गला बन रहा है। क्लियर हो गया? अब ये यदि, तो क्या है कि आप उम्र से पहले, समय से पहले, जब तक अपने, हम कह रहे हैं ना, 10 में से गुरुजी इधर को मुंह करते तो आवाज नहीं आती गुरुजी। अब क्या करें बताइए, बड़ा दूर बर्दाश्त कीजिए। अभी आवाज आ रही है? थोड़ी अभी कम आ रही आवाज है। आ रही है? हाँ आ रही है पर अभी कम आ आवाज रही है। आ रही है कि कम आ रही है? अभी आवाज आ रही है? जी जी जी। जी गुरुजी, बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है। तो अब क्या है कि हम लोग बोलते हैं पराशरी में कि दसवें से लग्न में हो और लग्नेश दशम में हो तो जातक का कार्य क्षेत्र बड़ा उन्नत होता है, और जातक कम उम्र से अच्छा काम करता है, सहयोगियों का साथ मिलता है और जीवन में तरक्की करता है। अब दशम स्थान में लग्न में बैठे ग्रह, अर्थात दशम से चतुर्थ में बैठे ग्रह अर्गला का निर्माण कर रहे हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जातक कर्मठ होगा, कार्य क्षेत्र में तरक्की करेगा, ठीक है, और अपने जीवन में अपने सहकर्मियों के को साथ लेकर के चलेगा, ये कहेंगे। पहला हो गया। और अब ये ज्ञाति कारक है, तो ये अब लग्न में है, तो इसको हम माता से लेकर के क्यों देखेंगे, ये तो लग्न में है बैठा हुआ। इसका मतलब है कि जातक स्वयं अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें, ये कहेंगे। समझ गए? और हम लोग जो समझ रहे थे वो समझ रहे थे कि आप चंद्रमा को यहाँ बता रहे हो। क्या अनुराधा जी, सही बात है ना? जी, यही थोड़ा कंफ्यूजन था हमको। हाँ, मैं भी गुरुजी इसी जगह अटकी थी कि मतलब इसमें आप लग्न में चंद्रमा है तो उसको माँ से कैसे जोड़ रहे हैं अपन?
तो हम तो ये सोच रहे थे कि चतुर्थ में चंद्रमा बता रहे हैं। इसका मतलब है हम देखिए क्या है कि भाव हटाते नहीं है ना, अर्गला के लिए काउंटिंग अलग कर लेते हैं। आप हमको कहेंगे कि चतुर्थ में चंद्रमा है, तो मैं कभी नहीं सोचूंगा कि दशम से चतुर्थ बोल रहे हो, मैं यहां सोचूंगा चंद्रमा। समझ रहे हैं? चलिए, हाँ तो तो गुरुजी ये बस हमारा यही कहने का मतलब था कि जब हम दशम भाव की व्याख्या करेंगे अर्गला के तहत, तो हम कर्म के सुख की बात कर रहे हैं चतुर्थ भाव से। बिल्कुल बिल्कुल आपको कार्य क्षेत्र में सुख मिलेगा और कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी, आप आगे अच्छा तरक्की करेंगे। बस थोड़ा सा यही कंफ्यूजन था कि वो ज्ञाति कारक है, लेकिन अर्गला ज्ञाति शुभ बना। कारक होने के कारण देह पीड़ा दे सकता है। और ठीक या है, फिर उनका कार्य क्षेत्र कुछ ऐसा हो जिसमें ये जाति से संबंधित, मतलब कोई मतलब कुछ ऐसी चीज से संबंधित हाँ, उनका या कंसर्न आप हो। डॉक्टर हो, जी जी आप डॉक्टर हो सकते हैं, क्या दिक्कत? जी। तो यहाँ तक गुरुजी हम ये लोगों भी को बोल सकते हैं कि आपको कार्य क्षेत्र में कंपटीशन बहुत मिलेगा। कम मिलेगा, ज्यादा क्यों कम मिलेगा मिलेगा। हमको? हाँ, क्योंकि अगर अर्गला हम दशम में अर्गला ले रहे हैं तो हाँ दशम का हाँ, फायदा होगा ना भाई। अच्छा, ठीक। अगर दशम से अर्गला है ही नहीं तो कार्य क्षेत्र में परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, स्ट्रगल ज्यादा होगा, कंपटीशन ज्यादा होगा, सब बोलेंगे। किसी भी भाव से अर्गला होने का मतलब है कि वो भाव बलवान हो गया। अभी हमने रूबी से पूछा था इसी तरह से प्रश्न, ठीक है ना? तो इसको इस तरह से लेने की जरूरत है। अब हमने कहा कि ये चंद्रमा ज्ञाति कारक है, तो ये इससे हमने कह दिया कि आपका आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, देह बाधा हो सकता है, ये पहले मैंने बोल दिया। लेकिन अब चंद्रमा ज्ञाति कारक नहीं है, चंद्रमा है कि नहीं? चंद्रमा नहीं है ये, तो हमको ये भी कहना पड़ेगा कि मन को एकाग्रचित रखने की जरूरत होगी, क्योंकि ये चंद्रमा है, ये भी हमको जानना है, ये नहीं, इसको भी नहीं भूलना है। ठीक है, अब चंद्रमा माता के लिए कारक होता है, तो लग्न में चंद्रमा बैठा है तो हम माता की चिंता अधिक करेंगे, बात समझिएगा। तो हम कहेंगे कि आपको माता की चिंता अधिक होगी, ये इस तरह से विश्लेषण को हम बढ़ाएंगे और बताएंगे। एक भाव है, उससे किसी भाव में अर्गला है, अर्गला बनाने वाला कोई भी ग्रह है XYZ, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ अर्गला बना वो भाव बलवान हुआ। अब जिस ग्रह ने अर्गला बनाया वो चर कारक है, तो चर कारक के आधार पर जो रिजल्ट हुआ वो बन दिया रिजल्ट मैंने। अब जिस ग्रह ने अर्गला बनाया था वो स्थिर कारक भी है, चंद्रमा माता के लिए स्थिर कारक है। और तथा चंद्रमा से अन्य विषयों की भी बात होती है, मानसिक चिंता की बात होती है, मानसिक व्यथा की बात होती है, तो ये सब बातें भी होंगी और उसको हम इसी तरह से सामंजस्य बिठा करके बोलेंगे। क्लियर हुआ? गुरुजी एक बात और, जैसे आपने चंद्रमा के बारे में बताया, अब हमें माँ के बारे में पूछना होगा तो चंद्रमा से चौथे को भी देखेंगे भाव को? नहीं, यहाँ चंद्रमा से चतुर्थ देखने का नियम नहीं। तो यहाँ अभी एक चतुर्थ से अर्गला, चतुर्थ से केंद्र त्रिकोण में बैठे ग्रह, चतुर्थ से अन्य केंद्र त्रिकोण में बैठे अन्य चर कारक, आत्म अमात्य मातृ भ्रातृ पितृ जो भी आप देखते हैं अन्य चर कारक देख करके उस भाव का विचार करके बताएं। जी गुरुजी प्रणाम, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। हाँ, आई है लेट हो लेट, गया और थोड़ा। हाँ, हम तो सोचे कि तुम आरती वारती की थाल सजा रही हो गुरु जी के लिए आज, इसीलिए लेट हो गया। हाँ, गुरुजी गुरु पूर्णिमा का ही एक प्रोग्राम था, उधर से अभी अभी पहुंची हूँ। अच्छा बताओ, तो हम दूसरे नंबर के गुरु हो गए। नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है। चलो अच्छी बात, हाँ अच्छी बात है। तो बात
बात क्लियर हो। आज हमको और कुछ नहीं करना है, यही चीज करना है कि हम जो बता रहे हैं वो आप उसको उसी आधार पे समझ रहे हैं, या आप अपने अपना समझ रहे हैं और हम अपना अपना बता रहे हैं। ठीक है ना? बोलिए। अब निरुपमा जी ठीक है? हाँ सर, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आज दूर हुआ कि मैं सोची थी शुक्र से सप्तम देखेंगे तो मतलब पार्टनर के बारे में पता चलेगा, और सूर्य से ऐसे मेरे दिमाग में ये था। अच्छा हुआ ये क्लियर हो गया आज। अच्छी बात है। तो हम लोगों को इसी तरह से देख करके बताने की जरूरत। पहले ना कारकान से हम लोग लेते हैं एक दो क्लास, ठीक है? उसके बाद फिर आगे हम पद लगन वगैरह से लेंगे, ठीक है ना? तो मैंने सोचा था आज तो गुरु पूर्णिमा का क्लास है, क्लास में कोई चर्चा हो, कोई पॉइंट निकल के आया और आप लोगों ने समझ लिया, ये बहुत अच्छी बात है। अब क्या होगा कि अब पहले तो आप लोग ये ना 8 दिन में होमवर्क करिए भाई। एक एक लोगों का ही कुछ भी लिख करके भेजना हो आप भेजो मेल पे, हमको चेक करना है। उसके बाद हमारे लिए था कि 2 ही क्लास और लेना है। एक क्लास में वो राशि बल ग्रह बल बताना है, और दूसरे क्लास में ब्रह्मा विष्णु महेश बताना है, और तीसरे क्लास में छुट्टी कर देना। ठीक है? लेकिन हम आप लोगों को नहीं, ऐसा नहीं करते। अभी 2-3 क्लास हम आप लोगों को ये सिखाते हैं कि आप इसको बोलोगे कैसे, क्योंकि जब तक हमने सारे कंटेंट डाल दिए आपको, उसके इतना कंटेंट होने के बाद आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो, 2 मिनट एक पत्रिका पे नहीं टिक पा रहे हो, तो आप कैसे एस्ट्रोटॉक में पैसा कमाओगे? बात समझो। एस्ट्रोटॉक में तो 1 घंटा घुमा करके और पैसा डाल, ठीक है ना, घुमा घुमा करके उसको बताएंगे। ठीक है? तो कई लोग बोला कि गुरुजी आप 200 रुपया घंटा भी रखिएगा तो मान जाएगा, आप भी एस्ट्रोटॉक पे आइए ना। हम कह रहे नहीं जाना, हमको अपने घंटा कमाने में दिक्कत है, तो आपके घंटा कमा करके क्या करेंगे? ठीक है ना? तो हम ये कहेंगे। प्लस अब उसके बाद कारकांश लग्न को महत्व देना है, ये समझ में आ गया? कारकांश लग्न से ही मैक्सिमम 80% बातों को कारकांश लग्न से समझ लेना है। 20% बातों के लिए पद लग्न और उपपद लग्न देखेंगे, जिसमें कि पद लग्न फाइनेंस के लिए देख लेंगे, और उपपद लग्न अपने जीवन में सांसारिक सुख भोग के लिए देख लेंगे। तो जीवन में लोग ना 2 ही चीज के लिए जीता है। आप लोग बात को समझिएगा। आप कि या तो पैसा चाहिए, ठीक है ना? सब, कोई भी ऐसा नहीं जिसको पैसा नहीं चाहिए, ठीक है ना? 10 रुपया सड़क पे गिरा हुआ है, डॉक्टर ने बोला है कि आगे मत झुकना, ठीक है ना? लेकिन वो 10 रुपया एक ऐसा चीज है कि हम डॉक्टर की बात भूल जाते हैं और आगे झुक जाते हैं, और 10 रुपया जब छूते हैं तो कमर में भी दर्द होता है, तो बाएं हाथ से कमर पकड़ के सीधा हो जाते हैं। तो आप रुपये का मोल समझ सकते हो ना? तो इसीलिए हम लोगों को पद लग्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने की जरूरत होगी, अगर हमको जेमिनी में रुपया पैसा धन दौलत समझना। क्लियर हो गया? उसके बाद आज रोज, अब तो बहुत लोग डरने लगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन फिर भी 99.9% लोगों की ये कामना है कि हमारी शादी हो, हम शादी का सुख भोग करें। ऐसा नहीं है कि हम कुंवारे रहेंगे सन्यासी बन जाएंगे, क्या दिक्कत है? अभी 80-81 वाला जो कुंवारा है वो पूछता है गुरुजी शादी कब होगा? हम कहे आप भी पूछ रहे हो शादी कब होगा, और मैं अब कब का टाइम बता दूं भाई? ठीक है ना? 90-92 वाला पूछ रहा है, चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन अब 80 वाला पूछेगा कि शादी कब होगी, तो बड़ा तकलीफ है। आज सुबह के क्लास में बताता हूं आप लोगों को, 72
का पुरुष था और 81 की स्त्री थी। प्रश्न कैसा था वो मैं आप लोगों के सामने चर्चा करता हूं। स्त्री के शादी पहले हुए थे, उसके 3 बच्चे हुए थे, 2 लड़की 1 लड़का। स्त्री ने डिवोर्स ले लिया अपने हस्बैंड से, तो 1 लड़की और 1 लड़का लेकर के आ गई और 1 लड़की जो है तो उसके बाप के पास छोड़ दिया। ठीक है। और उसने वो दूसरी शादी कर ली जिसका बर्थ 1972 था। कथा ही समझना मुश्किल हो जाता है, आंसर देना तो समझ लीजिए क्या होता है। अब प्रश्न ये कर रहा है कि अब जो ये लड़की और लड़का 72 और 81 वाला है, इसको संतान कब होगा? ठीक है। ये भी जो 72 वाला है, ये अपना संतान ढूंढ रहा है। अरे अपनी पत्नी मिल गई इस उम्र में, अब अपना संतान भी ढूंढ ही लो। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं है। और जो प्रश्न करता है वो कहता है कि इसके पहले जो 3 बार लड़की को संतान हुए थे, तीनों बार जो है तो सिजेरियन हुआ था। क्या चौथा बार यदि कोशिश करेगी तो मर जाएगी क्या? अब बताइए कहाँ कौन सा जवाब दें, क्या जवाब दें, कैसे जवाब दें? IVF करा लेना चाहिए क्या? है ना? क्या जवाब देना है बताओ। एक तो उम्र देख करके लगता है कि ये प्रश्न क्यों कर रहा है, और उसको जवाब तो चाहिए चाहिए, वो चाहता यही है। मुझे और लग उसके रहा है ना बाद गुरुजी, मुझे लग रहा उसके है बाद गुरुजी उसको गीता का ज्ञान देना होगा। सुन तो लो ना। उसके बाद ये भी बताया गया कि वो लोग दोनों डॉक्टर के पास गए थे और दोनों को फिट बताया गया है कि आप संतान पैदा करने में आज भी सक्षम हो। तो मैं ये तो थोड़ी कहता हूँ कि संतान पैदा करने में सक्षम नहीं हूं, लेकिन 72 का मतलब 52 साल का एज हो गया। 52 साल में संतान पैदा करेगा और गलती से उम्र 70 साल का ही है वो, तो बच्चा 18 वर्ष का नहीं होगा, हम परधाम चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि सांसारिक सुख भोग लोगों को चाहिए, इससे दूर नहीं हटना है। अब उसको 72 साल उम्र में शादी करने क्या पड़ गया, बात समझो। अगर वो उसको भी डिवोर्स मिल गया था तो मिल गया था, अब उसको शांति से अपना जीवन गुजार लेना चाहिए था। नहीं, 72वें साल में जाकर के, 72वें साल में नहीं, 52वें साल में जाकर के उसने दूसरी शादी कर ली, और उसके बाद उसको फिर से जीवन चाहिए, फिर से संतान चाहिए, फिर से सब चीज चाहिए। तो इसी को कहते हैं कि ये जो सुख है ना, इससे वंचित रहना भी कोई नहीं चाहता। गुरुजी ठीक है ना? ऐसे लोगों को जवाब क्या देना चाहिए फिर? तो ना कुछ भी दे सकते हैं, आप अपने विचार से पहले देखिए और जवाब दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी हमें ये धर्मेंद्र बताना, और हमें हेमा हमें मालिनी की भी एज डिफरेंस काफी था, मतलब काफी एज में शादी हुई थी उनकी। हाँ हुई थी। तो हम ये नहीं मना करते कि आपको वहां भी पत्रिका देखना है। आने वाली दशाओं में यदि वो लोग संतान के लिए प्रयास करता है और पंचम को एक्टिव करने वाले गुरु की अंतर्दशा आ गई, एक तो गुरु है, दूसरा पंचम को एक्टिव भी कर रहा है, तो हो सकता है वो लोग IVF प्लान कर लें और सक्सेस हो जाए। क्यों नहीं होगा? मेडिकल बहुत आगे निकल गया है। हमारा 2 ही चीज कहना था कि 2 चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस है आज के एज में भी। पहला रुपया पैसा, और दूसरा सांसारिक सुख भोग। ठीक है ना? तो ये दोनों अलग अलग पत्रिकाओं से देखते हैं जेमिनी में। पहला जो हमने कहा कि रुपया पैसा, कारकांश से तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन पद लग्न से दूसरा और 11वां देखना जरूरी है। और उसी तरह से हम अपना सांसारिक सुख भोग अर्थात सेक्सुअल लाइफ जो है वो हम उपपद लग्न से जाकर के देखेंगे। तो तब जाकर के आप पूर्ण हो जाएंगे कि कारकांश, पद लग्न और उपपद लग्न तीनों से जाकर के यदि देख लेंगे तो मुख्य 2 प्रश्नों का उत्तर जो दिया जाता है
वो पद लग्न और उपपद लग्न से दिया जाएगा, और बाकी के जनरल क्वेश्चंस के लिए, सभी तरह के क्वेश्चंस के लिए कारकांश लग्न को मान करके दिया जाएगा। हम लोग पराशरी ज्योतिष में भी भाव मानते हैं, भावेश मानते हैं, ठीक है, कारक भी मानते हैं, और एक दाता ग्रह भी मानते हैं। हम जैसे पढ़ाते हैं ना दाता ग्रह, कि चतुर्थ से यदि हम स्कूल की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए दाता ग्रह बुध हो जाएगा। हॉस्पिटल के लिए जमीन खरीदना चाहते हैं तो दाता ग्रह गुरु हो जाएगा या चंद्रमा हो जाएगा। ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि भाव देख लीजिए और दाता ग्रह देख लीजिए, ये दो देख लीजिए। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको वो चीज प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो प्रश्न जब हमको जेमिनी में इस तरह का आएगा तो हमको भाव देखना है, ये तो जरूरी हो गया कि भाव तो देखेंगे ही देखेंगे। उसके बाद ना चर कारक देखेंगे कि उस विषय वस्तु के लिए किसको अधिकार प्राप्त, ठीक है ना। अगर मान लो कोई नौकरी चाकरी की बात हमको कर लेता है तो हम कहते हैं कि दशम देखें और शनि देख लें। कर्म के कारक ग्रह शनि है, चर कारक के रूप में, दाता ग्रह के रूप में हम लोग हमसे आप पढ़े तो जान रहे हैं, हम शनि को ज्यादा महत्व देते हैं। बुध स्थिर कारक है लेकिन दाता ग्रह के रूप में शनि है। अब यहां अगर वही प्रश्न आएगा तो हम दशम तो देखेंगे ही। दशम देखने का तरीका आपको हमने बता दिया। अब अमात्य कारक देख लेंगे कि वो अमात्य कारक कहाँ है, दशम से किस स्थान में है, लगन से किस स्थान में है, तब वो प्रश्न पूरा होगा। बात समझ में आई। हम कंपेयर करके आप लोगों को दोनों में भिन्नता क्या है और हम वहां क्या देखते हैं, और उसी चीज को यहां देखना है तो यहां क्या देखेंगे, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई हो तो हमको उम्मीद है कि आज का पढ़ाई जो है सो सफल रहा। और नहीं समझ में आई तो फिर वही हुआ जैसा खाली प्रयास होता है वैसा प्रयास रहा। गुरुजी तो इसी कुंडली में बता दीजिए दशम भाव से अमात्य कारक का कैसे संबंध देखेंगे। हाँ, ये बात सही है। ये कुंडली आ गया आपका, ये कारकांश है और अमात्य कारक सूर्य है, ठीक है। तो दशम भाव से अमात्य कारक वहां स्थित है, दूसरे स्थान में स्थित है, और लग्न से एकादश में स्थित है, और ये दूसरे स्थान में सूर्य शुक्र और बुध अर्गला बना रहा है। और दूसरे का अर्गला का वेद कौन करता है बताओ भाई। 12वां भाव गुरुजी, 8वें से होगा। 12वां 12वां भाव भाव। करता है। दूसरे से तो 12वां। हाँ, हाँ। तो यहां से 12वां देखेंगे, नवा हाँ या भाव। ना में जवाब दो। जी जी जी। जी तो गुरु जी। यहां से 12वें में कोई ग्रह है क्या? नहीं। नहीं नहीं है। इसका मतलब ये अर्गला सॉलिड बन गया है। तो जी। अमात्य कारक का पोजीशन बहुत अच्छा है, और वो दशम स्थान से एकादश में है और लग्न से भी एकादश में है। अब आत्म कारक से भी यदि देख लें तो आत्म कारक के साथ ही है। इसका मतलब है कि कार्य क्षेत्र बहुत मजबूत होना चाहिए, कार्य क्षेत्र में अच्छी तरक्की। जी। हाँ और या जो ना? ये जी हमने नहीं कुछ देखा, हमने दशम आप लोग देख लीजिएगा। आपने कहा कि इसमें अमात्य कारक को कैसे देखेंगे, तो पहले हमने कहा अमात्य कारक दशम से कहाँ है, लगन से कहाँ है, ये दोनों देख लिया, क्लियर हो गया। अब अमात्य कारक के साथ कौन कौन है, तो आत्म कारक भी साथ में है और शुक्र भी है ना, पितृकारक भी साथ में है। इसका मतलब है कि या तो अपने जीवन में पिता के सहयोग से बहुत तरक्की करेगा, या तो पिता के व्यवसाय को जीवन में बहुत आगे लेकर के जाएगा, ठीक है।
इस प्रकार गुरु की भी बात कर गुरुजी सकते सरकारी हैं। कार्य भी हो सकता है क्या सूर्य से? हाँ, सूर्य से सरकारी कार्य भी हो सकता है। तो हम ऐसे स्थिति में कह सकते हैं कि कार्य के क्षेत्र में मजबूती होगी, इसमें हमको कहने में कहीं कोई दो राय नहीं। ठीक है पर शनि का इसमें क्या योगदान रहेगा? जी। शनि कर्म का कारक होता है, उसको हम किस नजरिए से अब देखेंगे शनि को इसमें? कर्म के कारक के रूप में यहाँ लिया नहीं जी, लिया हमने अच्छा, नहीं ना, मतलब स्थायी कारक के रूप में हम नहीं लेंगे। स्थायी कारक के रूप में नहीं लेंगे। हमको जब जरूरत होगा तब देख लेंगे, लेकिन हमको जितना देखना है, दशम देखना है, तो दशम में न, दशम में है कोई नए ग्रह नहीं है। दशम से अर्गला देख लिया, और दशम से अमात्य कारक और लगन से अमात्य कारक देख लिया। अगर करियर से संबंधित प्रश्न है तो अमात्य कारक देख लिया। तो हमने वही कहा कि जैसे भाव और कारक वहां देखते थे, दाता ग्रह देखते थे, वैसे यहाँ पर हम क्या देखें। तो आप लोगों को, हमको उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। निरुपमा जी, गुरुजी आप वो पंचम आप भाव में व्यक्तिगत, कर्म के क्षेत्र से संबंधित बोलते हैं, तो इसमें पंचम भाव में शनि आ गया, और वो वही पूछना चाह रहे थे कि अब कारकांश कुंडली में जब शनि आ गया पंचम भाव में, तो हम इसके फल को कैसे कहेंगे अपने व्यवसाय से जोड़ते हुए या कर्म से जोड़ते हुए? आ जाइए। यहाँ पे शनि है, कहाँ शनि है? यहाँ शनि है, लग्न से पंचम में है, और दशम भाव से कहाँ है? 7 और 8वें में शनि। यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। और शनि कौन है? मातृकारक है, और शनि है। तो क्या जवाब देना चाहेंगे हम 10वें से संबंध में, ये बताइए। 10वां से 5वां जो है, वो हम उसको बहुत बुरा नहीं कहते, क्योंकि वो त्रिकोण का स्थान है, उसको बहुत बुरा नहीं कहेंगे। और वहां पर शनि स्थित होकर के क्या बताना चाहता है? गुरुजी आपने तो कारकांश कुंडली में ऐसे लिखवाया था कि अगर अभी पंचम। समझिए, अभी पहले और लोगों को बोलने दीजिए। पत्रिका को देखिए, व्यवहारिक तौर पे हम सिखाने के लिए आए हैं, बताने के लिए अभी नहीं आए हैं, ठीक है ना। तो उसको सीखने दीजिए कि शनि को क्या क्या समझ लेंगे। हमने गुरुजी मैं तो मातृकारक समझा। हाँ बोलो। वो मातृकारक है, वो सुखेश है, इस पत्रिका के लिए वो सुख सुख देने के लिए आया है। तो वो पंचम में भाव में बैठ करके वो सुख भाव का स्वामी होकर के लगन से त्रिकोण में ही बैठा हुआ है। तो वो यहाँ पर सुख देगा, और अपने मित्र के राशि में भी बैठा हुआ है। तो यहाँ पर वो कार्य क्षेत्र में अचानक लाभ ही देने के लिए बैठा हुआ है गुरुजी। डिले देगा अब लाभ शनि। अब आप समझो, ये कारकांश लग्न का स्वामी है, ठीक है। कारकांश लग्न का स्वामी पंचम स्थान में बैठा है। तो हम पहले इसको कारकांश के लग्न से समझने का प्रयास क्यों नहीं करेंगे कि जातक बुद्धिमान होगा, विवेकी होगा, किसी भी बातों को धीरे धीरे सोचकर समझकर कार्य करने वाला होगा। ऐसा पहले क्यों नहीं सोचेंगे? ठीक है। अब इसका प्रभाव कहाँ चला गया, किस किस भाव के ऊपर जा रहा है? तो ये स्थिर राशि में है, तो कर्क के ऊपर जा रहा है, दशम भाव के भी ऊपर जा रहा है, और लग्न के ऊपर भी जा रहा है। निरुपमा जी आप ध्यान से देखिएगा। तो कर्क के ऊपर जा रहा है तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ये पत्नी भाव है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हो सकता है कि विवाह में थोड़ा विलंब कर दे, ये कह सकते हैं। अब दशम भाव के ऊपर इसकी दृष्टि जा रही है, तो इसकी दृष्टि को शुभ मानेंगे या अशुभ मानेंगे? मातृकारक है इसलिए शुभ मानेंगे गुरुजी। खाली ज्ञाति कारक का अशुभ मानेंगे? नहीं, मातृकारक है ना। हम समझ गए, तो फिर अशुभ किसकी दृष्टि मानेंगे? नहीं, शुभ मानेंगे गुरुजी। हम वही पूछ रहे हैं, तो फिर अशुभ किसकी दृष्टि मानेंगे? शनि गुरुजी शुभ वहां पर कैसे हुआ? सप्तम भाव में शनि की ही राशि उसमें थी, इसी मतलब लग्न कुंडली में। ठीक है। ज्ञाति हाँ, कारक हम की शुभ समझ, मानेंगे ना गुरुजी।
अब मकर लग्न, हम यहाँ, आप सप्तम भाव में कहाँ है उसी की राशि, सप्तम भाव में कर्क राशि है। हाँ, इस कारकांश कुंडली में ठीक है। हाँ, आप गड़बड़ मत कीजिए। निरुपमा, आप दोनों मिला दे रहे हो, आप कंकॉक्शन कर दे रहे हो दोनों कुंडलियों का, तो आप खुद कंफ्यूज हो रहे हैं, हम सबको कंफ्यूज कर रहे हो। अब ठीक है। यहाँ पे तीसरी दृष्टि से, तीसरी दृष्टि क्षमा चाहेंगे, ये स्थिर राशि में बैठा है, कर्क को देख रहा है, दशम को देख रहा है और लगन को देख रहा है, तो लग्न को तो ये मजबूत ही करेगा। हमने पहले ही बोल दिया कि जातक विवेकी होगा, ज्ञानी होगा, बुद्धिमान होगा। अब आ जाते हैं कि दशम को जो देख रहा है, तो दशम में हम ये कह सकते हैं कि किसी न किसी रूप में थोड़े बहुत करियर के क्षेत्र में परेशानी हो, रुकावट हो, देर से परिणाम प्राप्त हो, ये शनि दे सकता है। क्लियर हो गया? तो शनि को इस तरह से देखने की जरूरत है। ठीक है, अब शनि मातृकारक है। अब इसको जब माता के विषय को समझेंगे तो मातृकारक को लेकर के चलेंगे, मकान, सुख सुविधा, भूमि, वाहन आदि को लेकर के देखेंगे, किसी भाव को देखेंगे तो शनि को उस रूप में लेकर के देखेंगे। बात समझ में आया निरुपमा जी? एक चीज और समझ में नहीं आई गुरुजी, पंचम भाव में भी 2 राशि और दशम भाव में शुक्र की ही राशि है, दोनों राशियों की दृष्टि पंचम एक भाव दूसरे, में 2 राशि कहाँ से है? एक ही राशि है, वृष राशि। मतलब वृष राशि है और दशम भाव में भी शुक्र की ही राशि है। तो जब इनकी दृष्टि होगी तो अपनी ही राशि को देख रही है, तो वो ज्यादा शुभ अपने होगा। राशि को नहीं देख रहा है, शनि का अपना राशि नहीं है, न वृष है न तुला है शनि का राशि। मतलब इसमें राशि की दृष्टि भाव के अनुसार जाती है ना गुरुजी। जैसे पंचम भाव में 2 नंबर की राशि है, दशम भाव में 7 नंबर की राशि हो गई, दोनों शुक्र की राशियां हो गई। यहाँ पे राशियों की दृष्टि भी होती है ना। राशि के थ्रू ही ग्रह की राशि के राशि की थ्रू भी ही होती है। ग्रह की दृष्टि होती है। हाँ, दूसरे अर्थात वृष राशि तुला को देखेगा कि नहीं देखेगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए। जी जी हाँ। देखेगा। तो बस इतना ही आपको समझना है, इससे ग्रह को जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। हम वही कह रहे हैं कि अब वृष राशि किसको किसको देख रहा है? कर्क सप्तम को देख रहा है, दशम को और लगन को देख रहा है। तो लगन को तो अपने भाव को ही देख रहा है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कर्क राशि को और तुला राशि को यदि शनि की दृष्टि मिल रही है, उस दृष्टि को हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। ठीक है? गुरुजी बस यही प्रश्न था कि जो 7वें नंबर पे अगर वो अपनी ही शुक्र की राशि को देखता है तो कुछ तो कम होना चाहिए उसका कष्ट, क्योंकि शुक्र शुक्र की ही राशि को देख रहा है। शुक्र, नहीं, उसमें ग्रह कौन सा बैठा है निरुपमा? पर ग्रह इसमें की तो दृष्टि, नहीं, ठीक है, पर हम ये कहते हैं कि पहले हम समझ गए। दृष्टि। निरुपमा जी का कहना है कि वृष राशि शुक्र की तुला राशि को देख रहा है। जी जी। समझ रहे हैं ना? तो ये देखो, एकमात्र तरीका है आपको दृष्टि समझने का। बाकी पंचम भाव में बैठे राशि, दशम भाव में बैठे राशि को देख रहे हैं, लेकिन विशेष प्रभाव जो आएगा वो शनि का ही आएगा। शनि शनि का उस प्रभाव। राशि में यदि बैठा है तो वो उसका बहुत अच्छा नहीं करेगा। क्लियर हो गया? अगर शनि नहीं बैठा होता, खाली होता, तो फिर वृष राशि तुला राशि में सिर्फ एक्टिवेशन का काम करता, इसका रिजल्ट वो एक्टिव कर देता, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता। क्लियर हुआ? और सर गुरुजी इसको ये भी, अब शनि को सिर्फ हम नैसर्गिक रूप से ही देखेंगे या मात्रकारक के रूप में भी देखेंगे कि उसकी दृष्टि को? मातृकारक के रूप में भी देखेंगे। जब हमको चतुर्थ से संबंधित सवाल आ जाएंगे तब हम शनि को मातृकारक के रूप में भी देखेंगे। अच्छा, एक कंफ्यूजन चतुर्थ, और भी दूर हो गया गुरुजी। मैंने पहले सोचा था कि जो ग्रह जिस राशि में बैठता है उसी के समान फल करने लगता है, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया था। न गुरुजी अभी आप कंफ्यूज हैं। आप पहले लिखिए, पढ़िए, इस गुरुजी क्लास इसमें में ज्यादा लिखिए। दो चीज मत सोचिए एक साथ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, बुरा नहीं मानिएगा आप लोग, कि आप यदि किसी पत्रिका को, अपने पत्रिका को अपने लिए समझने लगेंगे तो प्रॉब्लम हो जाए। नहीं, अगर ये पत्रिका को निरुपमा जी आप अपने लिए नहीं समझ रहे होते तो आप सब बातें जैसे और लोगों ने समझ लिया, आप भी समझ जाते।
लेकिन क्या हुआ कि इस पत्रिका को आप अपने तौर पर समझना चाहते हो, इसीलिए थोड़ी बहुत परेशानी है। कोई बात नहीं, अगले क्लास में नहीं मधु जी गुरुजी, की वो पत्रिका लगाएंगे। आपने दृष्टियां बताई थी ना कि स्थिर राशि को वो मतलब चर राशि देखेगी, तो वही मैं हाँ, दृष्टियां देख रही थी कि ये दृष्टियां शुक्र की होती राशि। ऐसी हैं, लेकिन यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा गया कि इसकी दृष्टियां खराब होंगी, इसकी दृष्टियां अच्छी होंगी। दृष्टि मात्र से वो भाव एक्टिव होगा और उसका प्रभाव जाएगा। तो शनि का प्रभाव जब जाएगा तो शनि का बुरा प्रभाव जाएगा, अच्छा प्रभाव नहीं जाएगा। क्लियर हो गया? भले भले ही वो उसकी मित्र राशि हो। फिर मित्र वही बात, राशि, और मैं मानता ही नहीं हूं ना, मित्र निरुपमा, शत्रु राशि मानता नहीं। नहीं नहीं, मैं निरुपमा, ये नहीं कह रही हूँ, मैं यहाँ पर अपने दिमाग से ये सब चीजें क्लियर करना चाहती हूँ, इसीलिए गुरुजी को इतना तंग कर रही हूँ। नीरू कोई नीरू बात नहीं। क्लियर नहीं होगा क्योंकि तेरे बेटे की कुंडली है, बिल्कुल क्लियर नहीं होगा तेरे को। नहीं, शांत मन ऐसा से आज नहीं। गुरु, अरे यही बात है, तुम नहीं, ये शांत मन बिल्कुल से भी नहीं सोचो, बात है। यही बात है पहली बार निरुपमा। जब फर्स्ट क्लास में थे ना, गुरुजी ने कहा था पहले दृष्टियां भावों की देखो, मतलब राशियों की देखो, अरे फिर उसके ऊपर बच्ची, ग्रह की। निरुपमा बच्ची, हम लोग पढ़ते थे तो स्टेप बाय स्टेप चलते थे ना, पहले 1 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो तुम सब हम्म। मिला दे रही हो और कंफ्यूज खुद हो जा रही हो, सबको पूरी क्लास कंफ्यूज कर दी रानी। तो प्लीज बंद करो, गुरुजी को प्रणाम करो, हमारी अगली क्लास 8 बजे से 2 घंटे की है, गुरुजी भी जाएं अपनी क्लास करने। तुम हमसे डिस्कस कर लेना निरुपमा, अलग हमारे जेमिनी वाले ग्रुप पे। ठीक है, गुरुजी ठीक है। क्षमा कोई चाहेंगे, बात नहीं। हमारी आधे घंटे बाद फिर क्लास है और कोई आपकी बात भी नहीं। क्लास है। हाँ, नहीं, हम तो 7:15 से ही विदा लेने के लिए तैयार बैठे, लेकिन जब तक मैं ये समझता हूँ ना, मैं समझ चुका हूँ कि आपको प्रॉब्लम क्यों आ रही है, लेकिन हमारा कोशिश है कि मैं चाहूं कि आप आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं, लेकिन वो इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि वो हमारी पत्रिका है, इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्व। गुरुजी राकेश मोहन जी बताइए चाहेंगे, क्या प्रश्न है? क्षमा गुरुजी चाहेंगे गुरुजी दुष्टता के लिए, लेकिन हम जानते हैं निरुपमा मेरी जूनियर है इसलिए मुझे पता है, तो बहुत बहुत क्षमा चाहेंगे सभी लोग से, और नीरू तुझसे भी सॉरी, बट नहीं नहीं, कोई ट्राई बात टू नहीं। वो टेक सिंपलर वे, ट्राई टू नहीं, वो टेक अ सिंपलर सिंपल ही वे स्टेप। में था, बस वही हाँ, था। मेरे को ये था कि राशि की दृष्टि अगर राशि पे डल रही है, और गुरुजी ने ये भी लिखवाया था कि कौन सी शत्रु राशि है, कौन सी मित्र राशि है, आज तो गुरुजी ने शनि की कहा कि राशि वो आप लोग मित्र पढ़ राशि नहीं थी। रहे हैं, आज ही गुरुजी नहीं, ने मैं कहा कि हम वो लोग पढ़ पढ़ के नहीं रहे आई हैं। थी, मैं वो पढ़ के आई थी कि शनि की जो है ना वो मित्र आधा राशि है। पढ़ा, फिर बहस मत कर, आधा पढ़ा, पूरा पढ़। दीप्ति बताओ क्या प्रश्न है? गुरुजी गुरुजी मेरा एक प्रश्न था छोटा सा, हाँ बोलिए कि राकेश जैसे मोहन। जैसे मान लो, जैसे अपन ने कहा कि शनि जो है मातृकारक है, लेकिन फिर भी वो अशुभ प्रभाव देगा। अगर ज्ञाति कारक अगर शुभ ग्रह होगा तो फिर उसका भी मतलब क्या सॉफ्ट मानेंगे ज्ञाति प्रभाव? कारक शुभ ग्रह होगा वो भी अशुभ प्रभाव देगा। तो मातृकारक जो है वो अगर शुभ होगा तो वो मतलब अशुभ ही वो रहेगा। मातृकारक के लिए अच्छा काम। अब भाग्येश मेरा शनि है तो मेरे भाग्य को शनि ही देखेगा ना, हाँ जी, हाँ जी, और ठीक भाग्येश गुरु है तो गुरु देखेगा। तो ये सब सिंपल चीज है राकेश मोहन जी, ठीक है। आगे ठीक क्लास में होगा। आज बहुत कुछ प्रयास किए, अब ठीक अच्छा क्या कर है। पाए नहीं पता। दीप्ति नहीं नहीं, पांडे अच्छा ही जो हुआ है, गुरु, सब अच्छा ही हाँ हुआ दीप्ति आज तो। पांडे बताओ भाई। निरूपा जी जो राशि की बात कर रही थी ना, जब आपने बताया था तभी मैंने ये क्रॉस क्वेश्चन किया था कि राशि में भी अशुभ शुभ दृष्टि होगी कि नहीं होगी, तो उसमें ये नहीं था कि अशुभ राशि की अशुभ दृष्टि, शुभ राशि की शुभ दृष्टि, नहीं ये ये तो नहीं अलग होगा। बात है। हाँ, मैं इसलिए कर रही थी जैसे 5वें में कारकांश लग्न में 5वें में शनि है, तो कारकांश लग्न में हम चौथे और 5वें में जो ग्रह बैठा हो, स्पेशली 5वें में, उससे प्रोफेशन देखते हैं, तो इसमें शनि से रिलेटेड प्रोफेशन होना चाहिए, ये कहेंगे हम। हाँ ये कह सकते हैं, बिल्कुल ये कह सकते धन्यवाद। हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का क्लास ज्वाइन प्रणाम करने गुरुजी, के नमस्कार लिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी, गुरुजी, आपको प्रणाम गुरु इतने देर, पूर्णिमा के दिन ज्यादा देर तक परेशान कर दिया। अरे कोई बात नहीं, चलिए ठीक, बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद। गुरुजी, सौ धन्यवाद। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। हैप्पी